अच्छा 39 लाशें भी मिसिंग है आज तक। नहीं मिली, वो कोई मीडिया उसको वो नहीं करती। पेपर एविडेंस 38 लाश बताती है, उन 70 लोग मरे थे। मैं आपको मुंह जबानी अभी गिना सकता हूँ, आप गिन लो। प्री प्लान पूरा का पूरा 5-10 हज़ार का टोला साथ आ गया 10:30 बजे। वहाँ पे गुलाम मास्टर की रिक्शा जलाई, वो जलाया, दुकानें फिर तोड़ फोड़ करना चालू करी, लूटपाट। यहाँ पे दुकान थी शरीफ भाई की, उनकी तोड़ फोड़ करके लूटपाट चालू कराए। उस दौरान संयुक्त कमिश्नर MK टंडन आए थे उसी दौरान। हाँ, वो गाड़ियाँ आई 4-5, तो जाफरी साहब और सोसाइटी के फकीर मोहम्मद चाचा वो लोग बाहर गए यहाँ पर मिलने, हम लोग अंदर थे, वो लोग यहाँ गए, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रही। जाफरी साहब आए और हमारे लोगों को बोला, हमने पूछा क्या हुआ अंकल, कौन आए थे? पुलिस प्रोटेक्शन आ रहा है कि कर्फ्यू लग रहा है? बोले नहीं, बोले CP आके गए, उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन का वादा किया है और यहाँ पर बोले कर्फ्यू लगा देंगे और फोर्स भेज देंगे। उसके बाद कोई पुलिस नहीं आई, शाम के 5 बजे तक कोई पुलिस नहीं आई, कुछ नहीं आई। पुलिस आगे खड़ी थी, सब पुलिस खड़ी थी मेघानी नगर की, कोई रोक नहीं रही थी। टोला और बढ़ते जा रहा था, रेलवे लाइन से हमला चालू हो गया, यहाँ से चालू हो गया, यहाँ पर पब्लिक आ गई थी पूरी। यहाँ पर से वो लोग ने सीढ़ियाँ लेकर के आ गए, उतरने लगे। यहाँ पर खड़ा था मैंने बोला किसको अंकल फ़ोन लगा रहे? तो जाफरी साहब ने बोला भाई मैंने सबको फ़ोन लगाया, छेले मैंने नरेंद्र मोदी को फ़ोन लगाया, अब शब्द बोल रहे। वो यूसुफ की लाश यहाँ पड़ी थी, यहाँ ही मार दिया था, उसको मार दिया था। मेरी भाभी की लाश वहाँ मेरे कंपाउंड में पड़ी थी, उनको रेप किया था पूरा। 3:30-4 बजे तक यही सिलसिला मार काट का हो, हाँ इतना बूम था कि आज तक वो, मैं जब यहाँ आता हूँ तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में फोकस हो जाती है। बाहर पब्लिक फिर आ गई वापस, पुलिस यहाँ पर थी, पब्लिक फिर से बाहर आ गई, चाय पत्थर मारा चालू कर दिया पुलिस के ऊपर भी। उन्होंने गोंदिया साहब और सब DCP वगैरह सब यहाँ पर थे। यहाँ पर थे संयुक्त कमिश्नर। हमने बात करी कि साहब ये सब लाशें हैं आप देख रहे हो, तो बोले उनके ये जवाब थे वो टाइम पे कि आपके बचने की फिक्र करो, लाशों की चिंता छोड़ दो। पुलिस का तो रोल हमने देख लिया था, तो पुलिस पे भरोसा था नहीं, तो फिर जाके जुबानी जो यहाँ बीता हुआ था अपने साथ वो सारी चीज़ें उनको बयान करी। फिर थोड़े दिन हम कैंप में रहे, उसके बाद मैं केस कोर्ट में गया तो जब तपास कराई तो मालूम पड़ा कि मैंने तो इतने सारे नाम दिए थे, इसमें तो नाम ही नहीं है। उसके सामने आपने जो नाम लिए थे वो नाम थे ही नहीं थे, 3-4-4-5 नाम। 2002 में जो दंगे हुए गुजरात में, जिस तरीके से बड़ा नरसंहार हुआ, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगे, उसी का एक हिस्सा था ये गुलबर्ग सोसाइटी। और इम्तियाज पठान, आए दिन आपने इन्हें कई इंटरव्यूज में देखा होगा, अल जजीरा हो, BBC हो, दुनिया भर के कई मीडिया चैनल में इम्तियाज के इंटरव्यू चले, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर, गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर, उस वक्त के तत्कालीन कांग्रेस के सांसद थे एहसान जाफरी, उनकी हत्या कर दी गई थी। ये उनका मकान है एहसान जाफरी का, जहां पर उनकी हत्या की गई थी। इम्तियाज उस वक्त शायद 22-24 साल के थे, और इम्तियाज ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उन पर आज तक कानून की एक तलवार लटकी हुई है कोर्ट केस को लेकर। इम्तियाज से हम बात करेंगे आज कि आखिरकार, क्योंकि सभी ने ये चीजें देखी अलग अलग चैनल्स पे, और सारा क्या हुआ था, और कई चीजें, कई सवाल छूट भी गए लोगों से। तो आज हम बात करेंगे इम्तियाज से कि वो कैसा वक्त था, क्या कुछ हुआ था, अब आज 2022-23 के बाद वो क्या देखते हैं। 2002 से लेकर 2022 गुजर गया, 2023 शुरू हो गया, क्या कुछ बदलाव आया जिंदगी में, क्या कुछ बदलाव आया गुजरात में, गुजरात के लोगों में, सरकारों में, हम इम्तियाज से बात करेंगे। इम्तियाज, कितने मकान हैं यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर? 19 मकान है, और 19 में से एक दयाराम जिगर का अलग हो गया जैसे, तो 18 मकान है, 18 बंगलो देख सकते हैं। ये 18 बंगलों में कोई भी नहीं रहता है? नहीं, 18 बंगलों में सिर्फ एक ही मकान चालू है, जो कासम भाई मंसूरी है, जिनके 19 लोग मार दिए गए थे, उनके परिवार के, और उनका लड़का और उनकी जो नई बहू है, वो नए बच्चे, वो यहाँ ही रहते। वो अभी यहाँ ही धंधा कर रहे, बरोबर झूले। नई बहू या अच्छा नहीं, पुरानी बहू को मार दिया? बहू को मार दिया था, उसमें मर गई थी 19 में पूरे। तो ये सारे पूरे 18-19 मकान जितने भी सारे जला दिए गए थे? हाँ, सारे जला दिए गए थे उस वक्त। तो ये एहसान जाफरी साहब का मकान यही है ऊपर है ना? बाजू वाला मकान। अच्छा, ये आपका खुद का? ये हमारा खुद का मकान था। हाँ। अच्छा, तो ये वो एहसान जाफरी साहब का मकान है। ये उस वक्त हुआ कितने बजे का मामला है, क्या हुआ था ये? सुबह में करीबन 10 बजे से स्टार्ट हो गया था, रोड पर बंद कराने आए थे, जैसे बंद ही था, बंद का ऐलान था, तो
विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने बंद का 28 फरवरी को ट्रेन जली थी, 27 को ट्रेन जली थी और ऐलान दिया दूसरे दिन 28 को बंद का ऐलान दिया कि गुजरात बंद। तो सब बंद ही था यहाँ पर तो। और मेरा इलेक्ट्रिक का काम था, आज भी मैं वही कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ बगल में एक जो डॉक्टर गांधी की चाली बोलते जिसको, वहाँ पर रोड पर ही मेरा एक काम चालू था इलेक्ट्रिक का। उसमें जो सेंटिंग में जो पाइप डालते अंडरग्राउंड के लिए, तो मैं वो सुबह 8 बजे से वहाँ चला गया था। तो करीबन 10 बजे के करीब में वहाँ से वापस आ गया था। जब वो पब्लिक, वो करीबन मेरे को 2 घंटा लग गया था। वहाँ आगे से टोला चालू हुआ था आने का, बंद कराते हुआ माहौल ख़राब। तो मैंने वहाँ से फटाफट वो चाली में से पीछे से घुस करके निकल के आगे यहाँ सोसाइटी में आकर सीधा घर पे आ गया था मैं। घर पर क्या माहौल था यहाँ पर, सब आपने आके जब बताया तो? घर पर तो माहौल यानी रात से जो 27 की रात से माहौल तो करीबन गर्म था ही लगभग वो, क्योंकि यहाँ पर मेघानी नगर में सबसे पहले एक जन मुस्लिम को कोई को मारा था, ऐसे मैसेज आए थे। फिर उसके बाद कई जगहों पे स्टेपिंग वगैरह 27 की रात से अमुक जगह आगजनी चालू कर दी थी। तो हमको पूरा टेंशन तो था ही कि कल कुछ भी हो सकता है। तो जाफरी साहब ने, वो लोग सब बाहर ही बैठे थे, सोसाइटी के जो बुजुर्ग थे, जो मेंबर लोग, तो रात को करीबन 12 बजे तक बैठे थे हम लोग। मैं आगे वहाँ देख सकते हैं जाफरी साहब के सामने एक चबूतरा है बड़ा, जो स्पेशल बनाया हुआ। हाँ, तो वो हम लोग वहाँ पे रुके रात को। फिर सुबह हुई तो सुबह में मैं इलेक्ट्रिक का काम करने गया। उसके बाद में 10 बजे मैं आ गया। तो ये पब्लिक वहाँ से यहाँ सामने जो यूसुफ करके है और अंकुर साइकिल की दुकान है, वो यूसुफ ने, अयूब थे और 2 भाई थे, तो उनको मारने का उन्होंने चालू किया पहले शुरुआत। हाँ, 10 बजे उनको मार डाला बाहर? नहीं, बाहर नहीं मारा उनको, पहले मुक्काबाजी ने ऐसा ने वो गुप्ती निकाला। करीबन वो टाइम पे करीबन 35-40 लोग थे। अच्छा। उसमें भरत राजपूत है, भरत तेली है, जिनके मैंने नाम दिए थे। तो वो लोग बाद में क्या जेल में गए थे, सजा हुई थी उनको, या क्या हुआ उन चीजों में? हाँ, उनको 2002 के अंदर जब हमने यहाँ की जो मेघानी नगर की जो पुलिस थी जिसको फरियाद लिखनी थी, तो उसने हमारी जुबानी लेने आए जब कैंप में थे, जब हम 3 तारीख को जब हमने बताया, तो उन्होंने सिर्फ 4 लोगों के मैंने जो नाम दिए थे, कैमरामैन से कहूंगा कि आप इस तरफ जरा आएं और 4 ये मकान बताएं। 4 लोगों को ही उसमें बताया था, बरोबर। तो ये मकान हाँ, ये जाफरी साहब का मकान है। यहाँ भी सब लाशें पड़ी हुई थी। है। मेरे बड़े अब्बा यहाँ बैठे थे, एक पैर से अपंग थे, उनका एक पैर नहीं था, उनको मार दिया था, यहाँ लाके काटा था। तो उसके बाद से इस मकान में कोई रहने नहीं आया है। तो ये सब क्या है इम्तियाज? ये सब जलाया गया था सारा, उसका है ये? जलाया गया था। आज भी वो धब्बे जलने के, देख लो आप, आज भी उस तरीके तो ये जलाया गया था, उसी में कितने लोग मारे गए थे जलने की वजह से? कितने लोग थे इस घर के अंदर? इसमें करीबन, इसमें ऐसा था कि जाफरी साहब जो थे MP थे, तो अगर कुछ भी मदद आएगी तो पहले जाफरी साहब के पास आएगी। तो सब सारे लोग यहाँ बचने के लिए आ गए थे। अच्छा, आपकी पूरी सोसाइटी के सारे लोग यहीं पर आ गए थे बचने के लिए? औरतें, बच्चे, अमुक जो जहाँ जिनको जगह मिली वो, बाकी सारे आधे लोग यहाँ पर थे। करीबन कहाँ इसकी? करीबन 69 है पीछे। अच्छा, सीढ़ी वहां से। अच्छा, 69 जो डेट हुई बताते, उसमें से सिर्फ 39 इसी मकान में थे? मिली, सिर्फ 38 ही मिली है। अच्छा, बाकी लाशें कहाँ हैं कुछ नहीं पता? आज तक भी। अच्छा, 39 लाशें भी मिसिंग है आज तक? मिसिंग है, नहीं मिली। वो कोई मीडिया उसको वो नहीं करती। पेपर एविडेंस 38 लाश बताती है, 69 लोग मरे थे। मैं आपको मुंह जबानी अभी गिना सकता हूँ, आप गिन लो, मैं गिना देता हूँ आपको। 10 मेरी फैमिली, गिनो आप, काउंट करो। 19 कासम भाई फैमिली, 19 किसकी? अच्छा, 10 आपकी फैमिली के, 19 कासम भाई के। कितने हुए? 29 तो यही हो गए। 5 फिरोज गुलजार मोहम्मद के। अच्छा, कितने? 29 और 5 34 हो गए। 34। 5 लोग सायरा बेन के। अच्छा, कितने हुए? 34 और 5 39 हो गए। 39। जाफरी साहब एक, जाफरी साहब अकेले थे ना? अकेले। 40 हो गए। वो रूपा बेन का लड़का। हाँ, रूपाबेन मोदी जो थी, उनका लड़का अजहर मोदी। बरोबर। 41 शहजाद भाई। 42 जा सकते हैं यहाँ से? हाँ, जा सकते, पूरा धाबे पे जाएगा। 42 बरोबर। 45 फिर आप गिनो, फिर करीबन। चाहिए
42 लोग यानी तो खोल ये के जा भी हुए नहीं सकते हम यहाँ? जी, नहीं ताला मार दिया है अंदर से। अच्छा, वो जो फोन कॉल का जो हुआ था ये, हाँ पहले आप बताइए। 42 हुए बराबर, 42 फिर आसपास की 40 के लोग थे, जैसे आ जाइए। 5 थे, कोई के 3 लोग थे, ऐसे करके टोटल 69 लोग मारे गए। आपके परिवार के जो लोग थे इम्तियाज, उन सबकी डेड बॉडी मिल गई थी? मिली तो इसमें देखो। अच्छा, ये क्या, ये तभी से रखा हुआ है या क्या हाँ, है? ये तो लोग आते जाते हैं। हाँ 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 हाँ। तो ये छत थी और ये पीछे रेलवे लाइन है पूरी, ब्रॉडवेज पहले थोड़ी मीटर लेकिन रेलवे लाइन तो थी यहाँ पर। रेलवे तो थी। हाँ हाँ हाँ। तो वो जो आप बता रहे हैं इम्तियाज, वो क्या हुआ था? आप जो बता रहे हैं कि सुबह 10 बजे शुरुआत हुई थी। अच्छा, पहले ये कि आपने जो बताया कि 40-42 लोग तो यही हो गए, तो बाकी के दूसरे लोग सारे? जैसे डॉक्टर गांधी की चाली के थोड़े लोग थे, ये बाजू की चाली के थोड़े लोग थे, इस तरह से मिला करके किसी का 5 है, किसी का हाँ, फिर ये मकान 4 लोग तो यहाँ के, सलमा, शमशाद, समीम और सलीम भाई। उनकी डेड बॉडी मिली सबकी? दो बॉडी नहीं मिली उनकी? 28 हम लोग छोड़ के गए, यहाँ पर लाशें देखी थी हमने, पहचान में आती थी। उसके बाद जब अभी डॉक्यूमेंट्री पे आपने सीपी का बयान में उसका। सीपी का बयान था, सीपी साहब यहीं थे, पीसी पांडे, हाँ, पांडे साहब के यहाँ था। जली हुई लाशें भी दिख रही थी, हाँ। है ना, वो घूम रहे थे। तो जब लाशें दिखती थी, जब वो डॉक्यूमेंट्री में बताया, जब वो लाशें जलीली थी, ज़्यादा जली हुई थी, तो जब कैंप के अंदर हम लोग गए और दूसरी तारीख को लाशें आई, हम नीचे चलते हैं। मुर्दा घर में हम लोग ने लाशें देखी तो पहचानने में नहीं आती थी। पूरी जल के हाँ, थी सब। पहले दिन हम लोग लेने गए, 2 तारीख को 17 लाशें लेकर के आए थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले वो उतर जाएं। 17 लाशें लाए थे, हम्म, फिर दूसरी जैसे लाशें लाए, फिर ऐसे करके 38 लाशें आई। तो उस टाइम करना पे पड़ेगा, सीढ़ी भी पूरी टूटी फूटी है सारी। उस टाइम पे पुलिस जब कब्रिस्तान में जब आई हमारे साथ में, जब हम लाशें लेके आए, तो वो ये 28 के दिन की बात कर रहे हैं आप? 28 को नहीं, 28 फरवरी चल रहा होता है, फिर 1 तारीख आ जाती है ना, तो 2 तारीख की बात है, 2 से 3 तारीख। 3 तारीख को हम लोग लेकर आए थे लाशें, बरोबर। तो वो लाशों में पहचानने में नहीं आती थी। अच्छा, जैसे हम लोग, हाँ, पूरी जली हुई थी। जब हम लोग मुर्दा कर गए तो पहचानने में नहीं आए, वहाँ बताया गया कि बोले ये गुलबर्ग की लाश है और ये नरोड़ा पाटिया की लाश है। अच्छा, तो बोले कि ये गुलबर्ग की है, तो आप ले जाओ। अच्छा, ये जो फोन वगैरह की जो बातें हुई थी, तो पुलिस वो उस टाइम पे पुलिस का ये रवैया था कि हमने बोला ये तो पहचानने में नहीं आती सोसाइटी के अंदर, वहाँ कब्रिस्तान के अंदर, कलंदरी कब्रिस्तान था कैंप के पास। तो बोले आपके सोसाइटी की लाशें आप खुद भी लाए हो साथ में लेके, तो अगर आप पहचानोगे नहीं तो ये मिसिंग में जाएगी। तो हमने जैसे जो कपड़े समझ में आते थे, जिनके कपड़े थोड़े बहुत थे, तो वो हिसाब से फिर हमने हमारे लाशें पहचानी। बाकी रियल में तो लाशें पहचानने में, जब यहाँ थे तो पहचानने में आती थी, बाकी वहाँ नहीं। बाकी इतनी जला दी थी लाशें, इतनी खतरनाक। ये जो हुआ था शुरू, ये सुबह 10 बजे शुरू हुआ था। क्या हुआ था उस वक्त? यहाँ पर आ जाइए आप। क्या हुआ था उस वक्त, आप बताएंगे जरा? ये बाहर रोड भी है। 10 बजे से ये रोड पे चालू हो गया था माहौल खराब होना। वो अंकुर साइकिल है, जो बाहर जो टायर लिखे टायर, रायको टायर या अंकुर साइकिल, देखो लिखे ला अंकुर साइकिल, जो है, वो ये अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा। रायको जो लिखा हुआ है उस पे देखो, नीचे आप ध्यान से देखो, अंकुर साइकिल रिपेयरिंग है ना। हाँ, सबसे पहले इस पे हमला किया। ये किसका है अंकुर साइकिल? ये अबीब खान का है, सबसे और उसका लड़का यूसुफ, सामने जो बाहर देखो हाँ यूसुफ, देखो ये यूसुफ भी उसमें से ही मार दिया गया था। ये यूसुफ, जो सामने रास्ता है ये ना? ये रास्ता है। अच्छा, यूसुफ मरा था। यूसुफ के बाद वो सामने मकान देखते हो, गुलाम मास्टर का मकान था, उनका सबसे बड़ा लड़का शफीक, वो मरा था। सुबह 10 बजे आने सबसे पहले मारना वहां से शुरू। मारना वहां से, तो वो यूसुफ दौड़ करके यहाँ आया। अबीब उसका भाई अंदर भाग गया था, उसको गुप्ती लगी थी, भरत राजपूत ने गुप्ती मारी। यहाँ 25 से 30-40 लोग 10 बजे। अच्छा, उसके तो उसके बाद सोसाइटी के जो लड़के थे जो यहाँ पर खड़े थे अंदर, देखा कि वो अल्लाह हो रहा है, तो वो दौड़े बाहर, दौड़े उसको यूसुफ को, तो यूसुफ यहाँ तक आ गया, तो यूसुफ सोसाइटी में आ गया, तो बोले हमला करे, तो उन्होंने पथराव चालू कर दिया। तो बनते मुसल्ला अपनों ने भी पथराव किया, 100 बचाव में थोड़ा पत्थर किया, तो वो लोग थोड़े भागे, तो
प्री प्लान पूरा 5-10 हज़ार का टोला साथ सुबह आ गया 10:30 बजे। वहाँ पे गुलाम मास्टर की रिक्शा जलाई, वो जलाया, दुकानें फिर तोड़ फोड़ करना चालू करी, लूटफाट। यहाँ पे दुकान थी शरीफ भाई की, उनकी तोड़ फोड़ करके लूटफाट चालू करा है ना, सब चालू हो गया, फिर पत्थर मारा चालू हो गया। उस दौरान संयुक्त कमिश्नर M.K. टंडन आए थे। उसी दौरान खतरा हो रहा था उस वक्त। हाँ, वो गाड़ियाँ आई 4-5, तो जाफरी साहब और सोसाइटी के फकीर मोहम्मद चाचा वो लोग बाहर गए यहाँ पर मिलने, हम लोग अंदर थे, वो लोग यहाँ गए, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रही। तो बाहर जो रोड है गोदरेज का, ये गोदरेज का बोर्ड के पास, बस वहीं गाड़ियाँ रुकी, पुलिस की गाड़ी वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ आके रुकी। तो और बात करने गए, इसमें एक गैर मुस्लिम कन्नूबाई करके जो दलित है, वो अपने साथी जाफरी साहब के साथी आते थे, कांग्रेसी थे, तो वो भी थे अंदर सोसाइटी में, उनका भी बयान लिया था सीट ने, तो उन्होंने भी यही बयान किया कि मैं भी गया था साहब के साथ में। सर जाफरी साहब आए और हमारे लोगों को बोला, हमने पूछा क्या हुआ अंकल, कौन आए थे, पुलिस प्रोटेक्शन आ रहा है कि कर्फ्यू लग रहा है? बोले नहीं, बोले CP आके गए, इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन का वादा किया है और यहाँ पर बोले कर्फ्यू लगा देंगे और फोर्स भेज रहे। अब वो CP उन्होंने बोला तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि CP का मतलब होता है पुलिस कमिश्नर, तो हम तो PC पांडे साहब का ही ध्यान रहेगा क्योंकि पुलिस कमिश्नर वो वक्त वहाँ थे। ऐसा उन्होंने नहीं बोला था कि भाई टंडन थे कि ये थे संयुक्त कमिश्नर थे। तो मेरे को कोर्ट में एक सवाल आया था इस तरह का कि बोले आपने PC पांडे का नाम दिया है जबकि PC पांडे वहाँ गए नहीं थे। तो मैंने बोला भाई मेरे को इतना नॉलेज थोड़ी था कि भाई इस कमिश्नर बोले संयुक्त भी होता ही होता है, तो मिला हमको इतना नॉलेज, इतना 9th पढ़ा हुआ आदमी था, मेरे को इतना नॉलेज नहीं था। CP का मतलब होता है अहमदाबाद शहर कमिश्नर, इतना मालूम था। तो बोला आपने झूठ बोला। मिला झूठ कहाँ बोला मैंने? आपकी सिर्फ इस बात को लेकर आपकी बयानी को झूठा मान लिया गया? नहीं, ये झूठा यानी कि वो यानी मेरे को तोड़ने की बात थी आरोपी पक्ष के वकील की। क्या आप बोलते वहाँ CP तो गए नहीं थे? मैंने बोला CP साहब थे, जाफरी साहब के हल। जाफरी साहब ने बात की, हाँ, फिर कर्फ्यू लगा देंगे पोटे। उसके बाद कोई पुलिस नहीं आई, शाम के 5 बजे तक कोई पुलिस नहीं आई, कुछ नहीं आई। पुलिस आगे खड़ी थी, सब पुलिस खड़ी थी मेघानी नगर की, कोई रोक नहीं रही थी। टोला और बढ़ते जा रहा था, रेलवे लाइन से हमला चालू हो गया, यहाँ से चालू हो गया, यहाँ पर पब्लिक आ गई थी पूरी। यहाँ पर से वो लोग ने सीढ़ियाँ लेकर के आ गए, उतरने लगे। अच्छा, यहाँ ऊपर सीढ़ी रख के यहाँ से यहाँ जो दीवार है जाफरी साहब की, ये जो वॉल है, अच्छा, यहाँ से अंदर उतरने लग गए थे सब आकर। चालू कर दिया था यानी बहुत, यानी 2:30-3 बजे तक बहुत हमने कोशिश करी बचने की। उसके बाद मार काट। आपकी जो बयानी हुई कि जाफरी साहब ने, ये इसी रूम की बात है, यहाँ अंदर की यहाँ हम लोग बच गए थे, यहाँ हम लोग आए थे, आप हम लोग यहाँ बच से गए थे? अच्छा, नीचे से ये ये रास्ते रास्ते, इस रूम में आके बच गए। ये छेला जो रूम है बाद में ये भी तोड़ा हुआ गया। हाँ, वो सब तोड़ दिया था पूरा, सब तोड़ दिया, लूट किया काफी। यानी हम लोग चढ़े थे और यहाँ से चढ़ने में यहाँ पर पब्लिक खड़ी थी। अच्छा, बहुत पत्थर मार रहे थे हमारे लोग। देखो आप देख सकते हो पत्थर, आप विजन में देख हाँ, सकते ये हो, भी आपके सारे पत्थर वही पत्थर पड़े हुए। देखो ये कोई ने किसी ने डाले ही नहीं है। सीढ़ी पे जो पत्थर पड़े, सीढ़ी पे जो पत्थर पड़े वो यही पत्थर है सामने से जो पथरा हुए थे। अच्छा इम्तियाज, ये जो आप बताया कि बाद में कर्फ्यू भी नहीं लगा, तो ये इस दौरान 10 बजे के बाद में जब पुलिस आई, जाफरी साहब ने आपको बताया कि पुलिस ने कहा कर्फ्यू, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ? आप लोग कैसे अंदर थे, कैसे पूरे मोहल्ले वाले यहाँ पर आ गए थे, सारा क्या हुआ था? तो उन्होंने सोसाइटी का वो गेट तोड़ दिया, बड़ा वाला गेट में से आ गए, मेन गेट, वहाँ से पब्लिक ज्यादा आ गई। वहाँ के जो मकान वाले थे वो दौड़ के यहाँ आई, वहाँ लूटफाट चालू कर दी उन्होंने। आगजनी चालू कर दी। कितने लोग थे टोटल यहाँ पर आए थे जो लोग अंदर पूरे बाहर? कुछ न, अपने उस टाइम पे तो ऐसा था कि अपने बच्चों कुछ भी करके। बाहर कितने लोग? बाहर तो पूरा रोड पे एक था। अच्छा, यहाँ से जैसे कि हमने ऊपर धाबे पे हम लोग गए थे ना, तो हमने देखा तो पूरा रोड पे एक था, पूरा 5,000 लोग होंगे? बहुत ज्यादा, 4-5 हजार से तो कई ज्यादा लोग थे, 50-60 हजार लोग थे। पूरा रोड पे एक था, पूरी रेलवे लाइन आदि पे थी। सब सामान था, हथियार थे, हर चीज थी, सब तरीके के सामान थे उनके पास। आप ऊपर से यहाँ से पूरा सब नजारा देख रहे थे आप बाहर, और पथराव भी हो रहा था बाहर से? पूरा हो रहा था हमारे ऊपर, पूरा बारिश हो रही थी, पत्थर की बारिश होती है। तो इस रूम में हुआ था जो आप जो बता रहे हैं? हाँ, इस रूम में हुआ। उसके बाद क्या हुआ था शाम में जब बढ़ता गया, लोग अंदर बढ़ते गए, अंदर आते गए, औरतें बच्चे आ गए, चिल्ला चोट ज्यादा हो गई। जाफरी साहब यहाँ पर ही थे। अच्छा, यहीं बैठे हुए थे जाफरी साहब? यहाँ पे उनका फोन था, यहाँ पे एक स्टडी टेबल था उनका। कहाँ पर? स्टडी टेबल था। वो वकील थे ना, वो हाँ, वो तो लॉयर थे। हाँ, सांसद भी थे, लॉयर भी थे, लॉयर थे। यहाँ से वो बात करे थे, डायरी थी, वो डायरी भी जल गई। यहाँ दंगाई सब आ गए, वो जाली थी यहाँ पर, जैसे मेरे सामने मकान में जाली देख सकते हैं ऐसी,
वो जाली तो थी। आप यहीं पर खड़े हो कि यहाँ पर क्या यहाँ बात पर हुई? खड़ा था मैं, मैंने बोला किसको अंकल फोन लगा रहे हो? तो जाफरी साहब ने बोला भाई मैंने सबको फोन लगाया, छेल्ले मैंने नरेंद्र मोदी को फोन लगाया, अब शब्द बोल रहा है। फिर उसके बाद में जाफरी साहब इधर आए किचन की तरफ, ये उनका किचन है, हाँ हाँ ये किचन की तरफ आए, यहाँ पे बाथरूम है इनका एक, हाँ हाँ, ये बाथरूम में। बरोबर जाफरी साहब का बाथरूम है, यहाँ उन्होंने वजू बना करके नमाज पढ़ी, अच्छा, फिर बाहर गए। ये जाली यहाँ से थी, बाहर निकले, ये जाली थी, अच्छा, लोखंड की लोहे की मजबूत जाली थी। यहाँ से दंगाई यहाँ थे ना जो बाहर मार काट कर रहे थे, उनको बोला। अरे यहाँ पर ही मार रहे थे किसी को? हाँ वो यूसुफ की लाश यहाँ पड़ी थी, अच्छा, यही मार दिया? यहाँ ही मार दिया था, उसको मार दिया था। मेरी भाभी की लाश वहाँ मेरे कंपाउंड में पड़ी थी, उनको रेप किया था पूरा। मैंने जब देखा उनको, कैमरामैन को मैं कहूँगा जब छेल्ले बाहर भी आ जाएं। जब बाहर निकले थे, शाम को पुलिस आई तो हम आए 5 बजे, तो जब यहाँ लाश यूसुफ की देखी थी, दूसरी लाशें वहाँ देखी थी मैंने, वो उधर से जाके बताएंगे अपने। तो यहाँ पर एहसान जाफरी साहब बाहर आए, बाहर आए, दंगाइयों को बोला कि भाई तुमको मुझको मारने से संतोष होता है तो मैं बाहर आता हूँ, औरतें बच्चों को मारना बंद करो। तो यहाँ पे जो दंगाई जो खड़े थे जिनको मैं भी पहचानता था, वो उनको जाफरी को पकड़ के यहाँ से यूं ले गए। अच्छा, ये जो दरवाजा दिखेगा आगे, वहाँ जाएंगे तो दिखेगा, यूं ले गए, यहाँ से घुमा करके वो बाहर रोड पर ले गए। एहसान जाफरी साहब कैसे घसीट के मार के बाहर ले गए? यहाँ बाहर जाफरी मिल गया, जाफरी मिल गया है, ऐसे चिल्ला रहे थे? हाँ बोल, जाफरी मिल गया, हाँ जाफरी मिल गया यानी जय श्री राम बोलिए, बोले जो उनके मन में था, यानी वो जो कट्टरपंथी थे जितना भी था उनके मन में। आप जानते वो लोगों को? तो वो तो उनके नाम दिए थे ना, उनके मैंने नाम दिए, जो हाँ आसपास के लोग थे, साथ में ही थे, वो बाहर के भी लोग थे, आसपास के जो वो पूरे थे, उनके नाम लोग सब अभी जमानत पर बाहर? हाँ सब जमानत पे, सबके नाम दिए थे, जिन्होंने मारा काटा, कौन ले सजा गया। हुई थी उनको? सजा तो जैसे क्या अमुक को आजीवन हुई और 7 साल की हुई, तो वो 7 साल आजीवन में तो आज वो सब बाहर है जामीन पर, यहाँ ही घूम रहे सब लोग। तो वो क्या सजा और क्या जामीन और क्या उनको पनिशमेंट फिर मिली। क्या जाफरी साहब को यहाँ से खींच के वो लोग बाहर ले गए घसीट कर? आपको यहाँ से बाहर ले गए, उसके बाद में यहाँ पर सब पेट्रोल डाल के जलाना चालू कर दिया। मैं वो फिर वहाँ चला गया था, तो यहाँ वो पर बाजू। रूम में यहाँ पर कितने लोग? यहाँ पर करीबन कुछ यानी वो टाइम का मुझे इतना पक्का अंदाजा नहीं, काफी भरा हुआ एक पूरा रूम था, ये भरा हुआ था, वो रूम था। बहुत चिल्ला पुकार बहुत थी, हम लोग बोल भी रहे थे कि भाई हमको बाहर निकलने दो, तो औरतों ने रोक लिया, भाई मत जाओ। जैसे मेरे बड़े बाबा थे तो यहाँ बैठे थे, तो सबसे पहले उन पे भी हमला किया था, उनको ले जा करके बाहर मार के काट के जला दिया था। हमारा भाई असलम भाई बचाने गए, तो उनके तीनों उंगली पे तलवार लगी थी ये। अच्छा अच्छा, कुछ यही बता रहे हैं कि जाफरी साहब ने गोली वोली चलाई और ये सब मामला क्या था? जाफरी साहब के पास लाइसेंस वाली बंदूक थी, उनकी खुद का 100 बचाव की बंदूक थी, 1985 के अंदर थी वो उन्होंने हवा में फायर किए थे। अच्छा अच्छा, अब वो कोई भी देखो जिनके पास जैसे डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट जो लाइसेंस दिया हत्या दिया, भावनगरी डॉक्टर भावनगरी ने भी किया था 100 बचाव में, तो पालड़ी वाला जो किस्सा याद होगा। अच्छा, दूसरा कि आपने जैसा बताया कि जाफरी साहब को ऐसे पकड़ के घसीट के यहाँ उस तरफ से लेकर फिर बाहर लाए और बाहर ले गए रोड पर। और मैं तो अंदर था, तो मेरे को जाफरी साहब का वो जो सीन था नहीं दिखा ना, क्योंकि मैं अंदर था यहाँ। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जाफरी साहब को पहले काटा गया, फिर पेशा वेशा भी कुछ क्या हुआ? बहुत बदसलूकी करके, यानी जिन्होंने देखा, जैसे अमुक लोग बयान करते, अपनों ने तो देखा नहीं था, पर जाफरी साहब को काटा मारा, बहुत बहुत बेरहमी से काटा गया था, और सभी लोगों को, जाफरी साहब को भी सबसे ज्यादा बेरहमी से। और यहाँ पे मेरे बड़े अब्बा को, यहाँ मुमताज आंटी थे, लाशें पड़ी हुई थी यहाँ सब अपने खड़े, यहाँ लाशें ही पड़ी थी आगे तक। मेरे करीबन यहाँ पे 3, 4, 5, 6 लाशें यहाँ पड़ी थी, अंदर लाशें पड़ी थी। जाफरी साहब को बाहर ले गए, यहाँ सब काटे, उस वक्त क्या हुआ था? यहाँ पे सब आग लगा दिया, मकान आग लगा दिया पूरा, आग। क्या हुआ? हम लोग पीछे जो था अपने, जो अभी गए थे पीछे, वहां से वो जो ऊपर पहले गए थे उन लोगों ने वो जाली बंद कर दी थी। तो मैंने जैसे तैसे करके वो जाली खोली, जाली खोल करके मैंने जितने लोग थे उनको ऊपर भगाया था, फिर मैं दौड़ा था। तो आज उसमें करीबन जैसे अथर वहीद खान 16 नंबर मकान वाले, उनकी मिसिस, उनका लड़का था फैजान करके, बाकी के सब बाहर थे, वो लोग बेंगलोर में थे, वो लड़का भी बचा, उनकी मिसिस बची। फिर जैसे कासम मंसूरी है, उनकी माँ की जो उनके भाई की लड़की थी। ऊपर बैठे थे ना हम लोग, तो नीचे जल रहा था पूरा, नीचे गैस के 3 स्टोव थे, तो एक स्टोव फूटा था, जब हम बैठे थे तो अक्का मकान हिला, दूसरा स्टोव फूटा, तो दंगाई क्या, डर के मारे फिर दूर, हाँ फटे तो वो भी दूर भागे।
तो वो हिसाब से जितने जला दिए और ज़्यादा शोले आग के निकल रहे थे तो वो ऊपर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर वो सीढ़ी आपने देखी एक ही आदमी आ सकता है, 5 लोग भी नहीं आ सकते एक साथ में, एक एक आदमी चढ़ेगा। तो हम भी तो तैयारी में बैठे थे कि भाई आएंगे तो क्या, तो हम मर जाएंगे, उसको मार डालेंगे, तो वो डर के मारे वो भी नहीं आ पाए। तो 3:30-4 बजे तक यही सिलसिला मार काट का हो, हाँ इतना बूम था कि आज तक वो, मैं जब जब यहाँ आता हूँ तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में फोकस हो जाती है कि मैं यहाँ से भागा था, यहाँ बचा था, यहाँ रुका था, यहाँ पे ये लोग थे, यहाँ पे इसको मार के काट के फेंक दिया था, यानी ये सब सारी चीज़ें हम पूरी जहन में आ जाती है। उसके बाद क्या हुआ? 3:30-4 बजे तक ये हुआ, फिर जला, फिर 3-4 बजे तक, 4:30 बजे के करीब, 4:30 बजे जो था मामला ऐसा रहा कि हम लोग ऊपर बैठे थे और जैसे कि एक वो क्या बोलते हैं उसको अपने, जो के रोकने की चीज होती है, जैसे विसल बजी, वो विसल ऐसी बजी कि यहाँ से विसल बजती बजती यूं गई, जैसे अपने को एहसास हुआ यहाँ पुलिस आई। हाँ, पुलिस आई नहीं, कोई विसल बजी थी पहले, पुलिस तो बाद में बाकी एक विसल बजी, एक जोरदार विसल बजी, एक साथ में बजी थी। उसके बाद बिल्कुल माहौल शांत। हाँ, कोई क्या, अपने क्या बोलते हैं उसको, मैं देखो जहन में नहीं आ रहा है, बहुत सारी बातें होती तो जहन में नहीं, ये वो एक सीक्रेट होता है कि भाई ये चीज बजेगी तो आपको हट जाना है, कोड वर्ड होता है, या कोड था, एक कोड वर्ड था, मैंने कोर्ट में भी बयान किया है इस चीज को। 4:30-4:45 के टाइम, तो मेरे पास तो घड़ी कुछ नहीं था, कोई आसरा टाइम था, ये आसरे जो बोला, जो चीजें हुई है वो अंदाजा लगाए। ऐसे टाइम पर तो एक मिनट गुजरना बड़ा देखने पे एक टाइम पे ना घड़ी दिखेगा, ना डिस्टेंस देखेगा, ना कुछ देखेगा आदमी, कि मेरे को कई सवाल आए थे कि भाई कितने फुट पे था, कितना अंतर था, कौन सी दिशा थी आरोपी के। मैं तो कोई इतना इंजीनियर तो हूँ नहीं कि फुट किसको बोलते, दिशा स्क्वायर फीट किसको और दिशा किसको बोलते है, साउथ नॉर्थ किसको बोलते, मैं कहाँ पर था, ये सारी चीजें तो मेरे को पता नहीं होगी, घड़ियाल भी नहीं थी वो टाइम पे मेरे हाथ में, क्या कुछ। तो वो एक अंदाजा था कि भाई ये वक्त इस तरह का भी, जैसे अपने अंदाजा लगा सकते कि अभी करीबन शाम के 6 बजे हुए, 6 या 6:30 बजेंगे अभी जो अपने खड़े हुए, तो एक अंदाजा लगाया था। तो 4:45-4:45 के करीब ऐसा लगा कि हम लोग ऊपर बैठे थे ये रूम में, तो वो विसल यूं बजा और यूं गया, जिसे वो कितना क्लाउड होता है ना, फिर वो क्लाउड बिल्कुल साइलेंट हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं, जैसे एक आवाज नहीं। तो हमने यहाँ से, जहाँ कई लोग दिखे हमको, तो हिम्मत करके मैं नीचे उतरा, दूसरे लोग आए, तो मैंने मेरी फैमिली को ढूंढने की कोशिश करी, तो मेरे बड़े अब्बा की लाश मिली, मेरी भाभी की लाश वहाँ पूरी बरहन हालत में थी। फिर हाँ, रेप भी किया था उनको भी, बहुत काफ़ी बेरहमी से मेरी भाभी को वहाँ मार दिया गया था, रेप करके काफ़ी लोगों ने रेप किया था, उनकी शर्मगाहों पे भी, यानी बहुत वो किया था, बहुत बेरहमी से कत्ल किया था। हाँ, वो गला वला सब काट दिया था मैंने। तो मैंने जो भी चादरा मेरे को मिला, तो वो बेडशीट आती है, तो फिर मैंने वो बेडशीट उनको उड़ा दी थी। और दूसरी लाशें यहाँ देखी। पुलिस में उस वक्त कौन कौन आया था? अब आपको कुछ पुलिस में, हाँ मुझे याद है ना, पुलिस में आए थे करीबन वो टाइम पे KG एडा, यहाँ का PI किरीट सिंह गोविंद सिंह एडा पूरा नाम, और MK टंडन, चश्मा पहनते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, MK टंडन साहब थे, और शायद गोंदिया साहब भी होंगे, कि उनको मैंने नहीं देखा, बस गोंदिया साहब होंगे। जबकि कमिश्नर आते तो DCP PI वो आए ने, वो लोग बोले कि भाई ये सब लाशें हैं और इनका पंचनामा चालू कर दो, ये कर दो, और बाहर पब्लिक फिर आ गई वापस। पुलिस यहाँ पर थी, पब्लिक फिर से बाहर आ गई थी। चाय पत्थर मारा चालू कर दिया पुलिस के ऊपर भी उन्होंने। टाइम पे गोंदिया साहब और सब DCP वगैरह सब यहाँ पर थे। यहाँ पर थे संयुक्त कमिश्नर, तो यहाँ तक कि उसमें फिर 1-2 PI मुस्लिम भी आए थे लगभग, नजीर खान पठान थे, NN पठान साहब जिनका नाम, और AB कुरैशी साहब, शायद मुझे याद है जहन में, तो कुरैशी साहब का नाम मैंने बाद में सुना था, बाकी पठान साहब का भी शाहीबाग PI थे, तो वो भी आ गए थे। तो बोला उन्होंने कि भाई साहब, बोले ये क्लाउड बहुत हो रहा है यहाँ पर और ये लोग मानेंगे नहीं, फायरिंग का ऑर्डर दो। तो बोले भाई हवा में फायर करो, सेल छोड़ो, सेल टीयर गैस सेल छोड़ रहे थे MK टंडन ने। और फिर हमने बात करी कि साहब ये सब लाशें हैं आप देख रहे हो, तो बोले उनके ये जवाब थे वो टाइम पे कि आपके बचने की फिक्र करो, लाशों की चिंता छोड़ दो। टंडन साहब ने, हाँ, ये मेरा कोर्ट में भी है, MK टंडन ने कहा था। मेरी जुबानी में है ये।
बोला है कोर्ट में मैंने, बहुत बहुत सारी चीज़ें कोर्ट में है। तो फिर हमको बड़ी गाड़ी, पुलिस की जो बड़ी गाड़ी वैन आती है हरे कलर की, जिसे गुजराती में डब्बा कहा जाता है। बहुत बड़ा डब्बा आता है, SRP डब्बा जो बोलते, तो वो बड़ा 2 डब्बे थे और एम्बुलेंस थी, जो घायल भी थे कई लोग। तो एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस का टायर पंचर हो गया था। हाँ, क्योंकि पत्थर और कांच, इस तरफ आ जाइए आप, हाँ इस तरफ आ जाइए, हाँ। पूरा सारा को पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया गया और करीबन यहाँ से चमनपुरा जाने में करीबन, आप बाइक से जाएंगे ना तो 15 मिनट, चामुंडा ब्रिज या सिविल जाने में 20 मिनट, हमको 2 घंटा लग गया था निकलने में। इतना सारा आग रख दिया था, जला के सारी दुकानों का जला हुआ माल, टायर, ये पब्लिक भी, भीड़ भी थी, दंगाई भी पूरे थे। वो टाइम पे पुलिस ने फिर फायरिंग किया था सामने, पैर में मारा था कि क्या, पुलिस फायरिंग में भी 2-4 लोग मरे थे, ऐसा हमको रिपोर्ट आया था। तो पुलिस फायरिंग किया तो फिर सब पब्लिक हटने लग गए। करीबन उनको हटाते 1.5 घंटे का टाइम हो गया था। तो हमको ले गए शाहीबाग पुलिस लाइन, मधुपुरा पुलिस लाइन बोलते, वहाँ ले गए। वहाँ जाकर के हमको रुकाया, तो वहाँ हम बैठे, वहाँ थोड़ी देर तो हम बैठे रहे, बहुत देर काफ़ी। जाफरी साहब की मिसिस थे, उनको जिप्सी के अंदर बिठाया था। तो क्या जाफरी उनका बेटा भी थे? नहीं, उनका बेटा नहीं था, वो सब बाहर थे, वो अकेली थी। उनके 2 बहन थी, वो ऊपर रहती थी, वो उनके साथ थी। तो कहाँ जाना है, क्या करना है, तो उनको वो जिप्सी के अंदर लगभग शाम को ही वो लोग गांधीनगर, उनके रिश्तेदार थे वहाँ, उन्होंने बोला कि गांधीनगर में है, तो उनको गांधीनगर छोड़ने की बात चल रही थी। और हमारे को फिर सालम कैंप में बात करा कि कहाँ राहत कैंप चालू हुए कि नहीं, पुलिस वो कर रही थी। तो दरिया खान घुमट का उनको पता चला कि बाजू में ही है, तो यहाँ पे दरिया खान घुमट जो स्कूल है बाजू में बाहर, उसमें बोले कोई राहत कैंप चल रहा, काम चालू किया है, यानी नरोड़ा पाटिया वालों को, नरोड़ा गांव, 28 तारीख की शाम की बात है। तो ऐसे मैसेज आए, तो फिर वहाँ से हमको वो गाड़ियों में बिठा करके वहाँ राहत कैंप पे पुलिस ने छोड़ दिया था। शाम के 7 बजे थे, करीबन 7, 7:30 बजे। उसके बाद हम लोग राहत कैंप में ही थे वो टाइम से। खाना पीना सब वहाँ का फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम पे जब मेरे पाँव में चप्पल नहीं थी, एक जोड़ी कपड़ा था, पैर में चप्पल भी नहीं थी, मेरा सीन पूरा अक्खा धुएं वाला हो गया था, क्योंकि इतना सारा जला हुआ था आग में, तो सब काला काला धुआं, तो मेरा मुंह वो सब ऐसा, और काफ़ी मैं थक गया था, काफ़ी गला भी सूख गया था, यानी खाया नहीं था सुबह से, और ऐसे ही तब चालू था। सुबह से मार काट देख ली इतना सारा, यानी कि तो कुछ समझ नहीं पड़ रही थी कि क्या हो रहा है। तो खाने का वो लोग लाए थे कैंप में, वहाँ के जो जिम्मेदार थे। फिर उसके बाद आपके पास कब आई पुलिस और फिर ये तमाम चीजें कब? उसके बाद करीबन 2 से 3 तारीख को, मेरे को यहाँ तक याद है 2 से 3 या कुछ इतना, मेरे को देखो अभी 20 साल हो गया। बाकी आई थी पुलिस के, हमको कैंप 4-5 दिन बाद ही हमको वहाँ से कैंप में से ले गई, दरिया दुधेश्वर चौकी हैगी, वहाँ पर ले गई। यहाँ के ND परमार PSI थे मेघानी नगर के, वो आए थे ND परमार। वो बोले कि मैं तुम्हारी, बोले जुबानी लेने की है, फरियादी लिखने की, तुम्हारी जुबानी यानी साक्षी में। तो हमको ले गए थे 2-2 4, तो कैंप में से जो टाइम पे माहौल गर्म था, तो कैंप में से ऐसी बाहेदारी ली थी कि भाई इनको ले जा रहे हो तो सेफ्टी के साथ लाओगे। हमको भी डर था कि भाई तुम ले जा रहे हो, पुलिस का तो रोल हमने देख लिया था, तो पुलिस पे भरोसा था नहीं। तो फिर जाके जुबानी जो यहाँ बीता हुआ था अपने साथ, वो सारी चीज़ें उनको बयान करी। फिर थोड़े दिन हम कैंप में रहे, उसके बाद में केस कोर्ट में गया। कोर्ट में गया तो जब तपास कराई तो मालूम पड़ा कि मैंने तो इतने सारे नाम दिए थे, इसमें तो नाम ही नहीं है। अच्छा, पुलिस के सामने आपने जो नाम लिए थे वो नाम थे ही नहीं है? नहीं थे, 3-4 5 नाम थे। मैंने बोला इतना सारा लिखा, उसके बाद भी नहीं था। तो फिर हमने हमारे वकील थे दाऊद भाई देसाई, तो फिर हमने उन्होंने बोला कि एफिडेविट करो, सब बताया उनको तो पता ही था, हमने पहले ही बताया था दाऊद भाई देसाई को, तो उन्होंने सब किया। फिर हमारी अर्जी कमिश्नर को दी, उन्होंने CP को दी और कोर्ट में रखी कि भाई। कौन थे CP? उस टाइम पे यही थे, PC पांडे थे, वो टाइम पे चालू ही थे, 2002 में चालू ही थे वो। तो CP में रखी, कोर्ट में रखी, जो एफिडेविट करके, जो पूरा हमने एफिडेविट किया था जी, सारे नाम लिए थे उसमें। तो कोर्ट में गई, तो कोर्ट के बाद CP ने ऑर्डर किया, क्राइम ब्रांच को दी तपास। जब AK सिरोलिया थे, जब क्राइम का एनकाउंटर भी, तो उनका हमारे पर मैसेज आया कि आप लोग क्राइम ब्रांच आओ और आपको हम जुबानी आपकी लेना चाहते,
ये इन्वेस्टिगेशन हमारे हाथ में दी है बोले। तो हमने फिर कोर्ट में एक अर्जी करी कि भाई ये क्राइम ब्रांच भी पुलिस ही वही है, गुजरात पुलिस ही है, तो हमको इनको जवाब नहीं देना है। यानी कि उस टाइम पे फिर आपको क्राइम ने सुरोलिया साहब ने वापस से बुलाया था कि आप दोबारा आइए, फिर हमको वही था कि पुलिस तो वही रोल है पुलिस का, तो पुलिस पे कुछ भरोसा नहीं था, तो दाऊद भाई देसाई ने फिर से उनको, और हम गए नहीं। फिर उसके बाद में तकरीबन तीस्ता मैडम आ गए थे। यानी पुलिस पर भरोसा नहीं था इसलिए आप नहीं गए बाद में। हाँ, वो जो पहले हमने लिखाया था वो भी तो वही पुलिस थी, क्राइम में भी वही पुलिस है। क्राइम ब्रांच तो अलग से तो नहीं, एक इन्वेस्टिगेशन क्राइम जो रोकती है। तो हमको ऐसा था कि फिर हमने वो टाइम पे ही फिर सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता मैडम आए ने, उन्होंने सब हेल्प करना चालू किया। वो सारी चीजें उन्होंने उठा करके, थोड़ा सिर्फ आ जाइए, तीस्ता मैडम जो आए, ये जो हुआ सारा उसके कितने टाइम के बाद की बात है ये? करीबन लगभग 4-5 महीने में, 3-4 महीने में ही आए वो लोग। तीस्ता मैडम आई, उसके बाद में जो कोर्ट कचहरी का मामला रहा, जो इन्होंने फिर हेल्प करी कानून के जरिए, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट गए, हमको करीबन नीचे की कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, वहाँ से रिजेक्शन हुआ। सुप्रीम गए तो सुप्रीम में डायरेक्ट फिर 2008 के अंदर हमारी मांग थी सीबीआई तपास, तो 2008 में एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने रचना करी। और एसआईटी में जो पूर्व राघवन थे सीबीआई चीफ आर.के. राघवन, फिर एमपी के जो थे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सतपति, आज भी मुझे नाम याद है उनका, वो थे। फिर यहाँ के गुजरात के डर के 3 ऑफिसर लिए इन्होंने, जो जिनके नाम थे जैसे शिवानंद झा साहब थे, आशीष भाटिया साहब जो अभी रिटायर हुए डायरेक्टर जनरल बन के, और गीता जोरी मैडम थी, फिर जैसे मल साहब थे, अलग अलग थे जैसे। तो ये मेन मॉनिटरिंग में इनको रखा था, बड़े अधिकारियों को, आईपीएस को। फिर उन्होंने उनके जैसे कि नरोड़ा गांव, नरोड़ा पाटिया और गुलबर्ग का केस भाटिया साहब के हाथ में था, सरदारपुरा और पांडरवाड़ा, ऐसा सब उनके हाथ में, सबके हाथ में दिया था। उन्होंने उस तरह से इन्वेस्टिगेशन चालू किया और सब ये चला मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 केसों का बोला कि सीट तपास करे, उसमें गोत्रा भी आ गया था। तो वहाँ पर राकेश आस्थाना कर रहे थे, वो वही टाइम से कर रहे थे, वो तो एसपी थे जब से ही। तो वो सारी चीजें फिर सुप्रीम कोर्ट वही राकेश अस्थाना जिसको बाद में दिल्ली ले गए मोदी जी और बताया कि इनके गुड बुक में है, यानी वो डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर बना लिया था। अच्छा, जो राजनीति के तौर पर जो आरोप लगते हैं मोदी पर कि जिसने मोदी का साथ दिया उनको मोदी ने हमेशा नवाज दिया, तो आप क्या मानते हो, आप कैसे देखते हो इससे? हाँ, क्योंकि आप खुद सही है ना, राइट है, साथ दिया उनको। जैसे कि यहाँ पर जैसे 2013 के अंदर जो तीस्ता वाला मामला उठा था, जो फरियाद हुई जो फंडिंग को लेकर के, तो जेसीपी जब जॉइंट कमिश्नर ए.के. शर्मा थे, आपको याद हो, उनको भी दिल्ली ले गए थे, डायरेक्टर बनाया था सीबीआई का। तो जो साथ देता है, फिर जो काफ़ी थे, ललित मोदी करके थे, एक आए थे लगभग एसआईटी में छेल्ले, तो उन्होंने भी हेल्प करी थी। फिर जैसे आप क्या नाम लूँ, कितने ऑफिसरों का सब मेरे जहन में, जिनको इनाम दिया है, जा जजों को भी इनाम दिया, जजों को भी, सारे काफ़ी चीज़ें हुई है। यानी अपने कह सकते एक तरह से कि भाई जो मोदी को सपोर्ट करता है उनको अच्छी पोस्ट, अच्छी चीज मिलती है, ऐसा को सपोर्ट करता है उनको, या जो गलत को सपोर्ट करता है उनको? देखो, गलत सभी पूरी दुनिया जानती है, सारे ही लोग जानते हैं। तो मूवी डॉक्यूमेंट्री भी आई बीबीसी की, अब आई है, पर सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है मोदी क्या है, भाजपा गवर्नमेंट में क्या है क्या नहीं है। तो सारे लोगों को पता है कि कौन गुनहगार है और कौन सही है, कौन सच्चा है और कौन बेईमान है, सबको पता है। इम्तियाज, एक लंबी लड़ाई आपने कानूनी लड़ी, अभी आप क्या करते हैं, आपका घर कैसे चलता है? अभी तो मेरा वही इलेक्ट्रिकल काम है, मैंने काफ़ी काम चेंज किए थे उसके बाद में। तो वो जो चीज़ मुझे आनी चाहिए, जो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, कि मेरे जो हालात जो सुधरने चाहिए, तो वो हालात सुधरे नहीं अभी तक। 20 साल से तो ना हमारे पास खुद का मकान है, सोसाइटी के कई लोगों हैं उनके पास खुद का मकान नहीं है, वो किराया भर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, सबके मकान यहाँ ही है, वो किराया भर रहे 20 साल से। किराए के मकान में रहते हैं? मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। क्या करते हैं, मजदूरी करेंगे? वही इलेक्ट्रिकल काम का जो है अपना, वही काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक का जो काम है अपना। सालों से अभी तक किराए के मकान में रहते हैं आप? हाँ। सरकार ने आपके मकान बसाने का या मस्जिद यहाँ पे तोड़ दी उसको बसा, क्योंकि कोर्ट ने तो कहा था कि जो धार्मिक स्थल तोड़े गए उन सबको बचाया जाए, सरकार बना कर दे उन्हें दोबारा। तो ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ? यहाँ की मस्जिद भी सरकार ने बनाई या नहीं? नहीं, कोई ने कुछ नहीं बनाया। मस्जिद तो जैसे कि जो
बेकरी वाले थे जो नमाज पढ़ते कायम जो आते हैं, सोसाइटी है उन्होंने बनाई। आप लोग यहाँ रहने क्यों नहीं आ जाते? इतने साल हो गए। हम लोग रहने कैसे आ सकते हैं बताओ आप? ये एक मकान के अंदर आज करीबन लगभग देखने जाओ तो 4-4, 5-5, 7-7 लाख, 10-10 लाख का खर्चा है। टैक्स बिल आज इतना सारा इसका आ गया होगा, वो माफ़ी नहीं होगा। दूसरा लाइट नहीं है यहाँ पर, आज लाइट का नया एप्लीकेशन केबल वगैरह डालने पड़ेंगे, वापस से लेना पड़ेगा, इसको रंग रोगान करना पड़ेगा। आप देख लो टूटेली हालत, आज इसको प्लास्टर करना है। ये मकान है, मेरा मकान है, कुछ भी उसको खड़ा करके दे तो आप रहने आ जाओगे। सरकार भी अगर करके देती है तो हमारी सेफ्टी तो नहीं है ना। आज भी यानी यहाँ सुरक्षा का क्या मामला है? यानी आज भी दंगे चल रहे, मॉब ब्लीचिंग हो रही है। आज वो दंगों का मामला है, कभी भी दंगा हो सकता है। गुजरात का माहौल ही ऐसा है या हिंदुस्तान का माहौल ही अभी इस तरह का हो गया है कि जो नफरत की जो आग है, जिस तरह से नफरत की आग जो बोई जा रही है, यानी 20 साल से तो चल रही है, पर ज़्यादा अब के तो ज़्यादा बो रहे। नफरत की आग इतनी जहर घोला जा रहा है कि नई पीढ़ियों को तो ऐसा लग रहा है कि बस हमको तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र नहीं चाहिए बोले, मुस्लिम नहीं चाहिए बोले। इतना आपने जब कोर्ट कचहरी के इतने धक्के खा, इतना मेंटली टॉर्चर रहा, आपने कहा आपकी फाइनेंशियल हालत भी ठीक नहीं है, आपने कहा, तो मैं तो लोगों से भी कहूंगा कि आपका सहयोग करें, क्योंकि उस वक्त कई ऐसे लोग हैं, बाहर के कुछ लोगों ने कहा कि हमने चंदे के नाम पर बहुत पैसा दिया गुजरात के लोगों को, लेकिन क्या बड़े बड़े लोगों ने अपने मकान बना लिया? आपको जो विक्टिम जो थे, जो जिन्होंने भुगता, उनको कुछ नहीं मिला। मेरे को आप एक भी विक्टिम बता दो पूरे गुजरात का जो आज सुखी हो, जो सुखी हो आज पूरे गुजरात का विक्टिम आप बता दो मुझे। लेकिन आपकी लड़ाई लड़ने वाले सब महलों में पहुंच गए। हाँ, लड़ाई लड़ने वाले तो काफी मजे किए उन्होंने, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि काफी संस्थाएं थी, अपना उल्लू सीधा करा, एनजीओज ने अपना उल्लू सीधा करा, छोटी मोटी एनजीओज ने अपना, बड़ी एनजीओज ने अपना उल्लू सीधा करा, सबने सरकार ने अपना उल्लू सीधा करा, कांग्रेस पार्टी ने अपना उल्लू सीधा। लोगों को उन संस्थाओं को डर भी नहीं लगता? उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे कि मरने के बाद भी जवाब देना है उनको। तो रोल देखो, उनका बिजनेस है संस्थाओं का। मुख्य संस्था ही है जो काम करती है, जो के जिसको डर रहता है, निष्पक्ष काम करती है। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनका नाम भी नहीं आया, जिन्होंने काम किया है। इस केस के अंदर आप ऐसे एक गवाह हो, इधर आ जाइए, जो कभी पलटे नहीं, आप हमेशा अपने बात पर एकदम अड़िखम रहे, लेकिन दूसरे गवाहों को, तीस्ता से तलवार जो केस लड़ने वाले थे, या जो भी ऐसे मामले जो थे, उन सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में उलझा दिया गया। आपको कभी डर नहीं लगा इसका? क्या आप पर कभी प्रेशर आया कुछ इस तरह? डर तो देखो, डर तो क्या है, हमेशा लगा रहता है। डर की तो बात कैसी है कि भाई एक डर तो ऐसा लगा रहता है कि भाई अपने बोलेंगे सरकार इनकी है, लेकिन मौत को काफी करीब से देखा, इसलिए करीब से देखा है। और दूसरा ये कि अपने एक चीज को मानता हूँ कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नसीब में रखा है, मेरे नसीब में अगर जो तरह की मौत रखी है और जिस तरह का मेरे अगर अल्लाह इंसाफ करना चाहता है तो उसमें मेरे को कोई एतराज नहीं है। मैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। बाकी तो किसी दुनिया में अगर जो इंसान, मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि मैं कट्टरपंथी हूँ पूरा, मैं सच्चा मुसलमान हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाला, उस पे चलने वाला, इंसाफ पसंद इंसान हूँ। लोगों में बहुत नफरत है आजकल, ऐसा लगता है लोगों में काफी नफरत है, लोगों के अंदर। साथ में हुआ इस तरह का, आपके घर के दरवाजे से मार दिया गया, क्या आपने भी कुछ नफरत है? नहीं, मेरे अंदर आज आप देख सकते हो कोई नफरत नहीं है। मेरे काफी गैर मुस्लिम दोस्त है, ऐसा भी नहीं है, मेरा काम भी गैर मुस्लिमों में ही चलता है, बन काफी हर तक मुझे ये चीज कतई गवारा नहीं हुई है कि मैं उनसे नफरत करूं। मैं उनसे क्यों नफरत करूं, किस लिए नफरत करूं? वो गुनहगार थोड़ी है। जो गुनहगार है, जो असली में रियल गुनहगार है, उनको सजा होगी तो ऐसा होगा कि नहीं, जो असली गुनहगार थे उनको सजा हुई। ठीक है, आपको भी जाना है, बस 2-3 सवाल मैं ले लूं आपसे। ये तमाम चीजें हुई, आपको पता था कि आप एक मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं एक स्टेट के, उसके बाद चुनाव दर चुनाव मोदी जीतते गए, हिंदुत्व के नाम पर जीतते गए, हर चुनाव में मोदी जीतकर उनका कद बढ़ता गया, फिर वो प्रधानमंत्री भी बन गए। तो जो मोदी की जर्नी है और उसके साथ साथ में आपकी ये जर्नी है, ये दोनों को आप कैसे देखते हैं? आपको कुछ डर भी लगा रहा कुछ? आपको कभी क्या क्या इस बारे में बोला? डर भी तो ऐसा लगता है कि भाई अभी मुख्यमंत्री थे, अभी देश के माननीय वड़ा प्रधान जी है और इतना सारा उनको सपोर्ट मिला है, जो कि चाहे कह सकते हो कि गैर मुस्लिम का सपोर्ट मिला है, कि मुस्लिम का सपोर्ट मिला है, गैर मुस्लिम का काफ़ी सपोर्ट मिला है, क्योंकि उनके हीरो है वो जितना बोलते उतना ही पब्लिक करती है। हर बार आप देख लो, अभी गुजरात इलेक्शन गया 156 सीटें आ गई, कांग्रेस का पूरा पिक्चर पूरा हो गया है। यानी कि इनके मुकाबले में जिस तरह से इन्होंने राजनीति करी है, जो धर्म के नाम पे बहुत बड़ी राजनीति करी है, जो धर्म एक ऐसी चीज़ है, रिलीजन
जो रिलीजन में जो लोग मानते, जिसको कट्टरपंथी बोलते, कट्टरपंथी का जो लफ्ज है, जो रिलीजन पूरी दुनिया में रिलीजन चल, भारत को भी अफगानिस्तान बना, तालिबान वहां तो विरोध करते हैं, यहाँ पे ये इस तरह का विरोध होता है कि भाई रिलीजन सिर्फ हमारा ही रिलीजन चलना चाहिए, इनकी कोई मान्य नहीं रखनी चाहिए। ये लोग उस तरह से देखते हैं कि जैसे सऊदी गवर्नमेंट किस तरह अपना चलाती है, राजाशाही। तालिबान भी तो है ना, तालिबान भी अपना कर रहे हैं। अपना चलाता है, जिस तरह से गल्फ कंट्री जो जिस तरह से अपनी हुक्मरानी चलाती है, तो अपन गल्फ कंट्री के अंदर आप देख लो, वहाँ के कानून और तमाम चीजें देख लो आप, वहाँ के हिंदू कितने सेफ्टी में रहते हो, आप देख लो उनको कितने सेफ्ट है। कई सारे भारतीय हिंदू महिलाएं सब जॉब करते हैं, नौकरी जॉब करती है, नौकरी करती है। आज जो कई सारे हिंदू भाई वहाँ नौकरी करते हैं, कई जमाने से वहाँ रह रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम? क्योंकि वो गल्फ कंट्री के अंदर वो जो कानून है वो शरीयत का कानून लागू है। तो मानव अधिकार जो है दुनिया भर के देश के, उसको आप कैसे देखते हैं? आपसे दुनिया भर के मानव अधिकारों ने आपसे अधिकारियों ने आपसे आके बातचीत वगैरह की, आप कैसे देखते हैं उन चीजों को? मानव अधिकार नाम की कोई चीज अब भारत में आपको लगता है कुछ है? मानव अधिकारी देखो कई चीजें करना चाहते हैं, कई लोग हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, मानव अधिकारी भी करते हैं, पर जो बोलते हैं ना सिस्टम, जो बोलते हैं ना सिस्टम के अंदर जैसे बैठे ही ये लोग हैं सिस्टम में। आज अगर कोई जज है कि कोई आईपीएस है कि कोई बड़ा अफसर है, बेचारा अगर अच्छा काम करने जाएगा, सच्चाई की बात करेगा, तो उसका तबादला हो जाएगा, या उसको कई केसों में फंसा दिया जाएगा, या जज की बदली कर दी जाएगी, तो उसको कहाँ से कहाँ फेंक दिया जाएगा। तो वो ये चाहता है, पल्ला झाड़ देता है कि मुझको क्या लेना देना है इस चीज़ों से, मैं मेरी ज़िंदगी शांति सुकून से गुजारूं। तो अपनी अपनी लाइफ के हिसाब से लोग डर करके सिस्टम के खिलाफ जाना नहीं चाहते। बाकी अगर जो बाहर की भी एनजीओ है तो वो बाहर तक सीमित है, वो इंडियन गवर्नमेंट पे इतना कंट्रोल तो नहीं कर सकती है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी आपको कोई सहायता नहीं कर रही है? नहीं, जैसे आपने बताया कि आपका फाइनेंशियल हालत भी ठीक नहीं है, आपके बच्चे हाँ, पढ़ाई वगैरह का भी किराए के मकान में किराया भर रहे, लड़का पढ़ रहा है, कॉलेज में आ गया है, लड़की की 17 साल की एज हो गई है, उसका कोई इंतजाम नहीं किया हुआ है, लड़के का कोई भविष्य नहीं हुआ है अभी तक, यानी उसकी भी एग्जाम का चालू है, लेकिन मदद के हाथ आपके पास हाथ कुछ नहीं आया। खाली जो क्यों नहीं आता? लोग डरते हैं मदद करने से, या क्या वजह? या लोग अपने अपने रियल में जो मदद के लिए जो आना चाहता है वो हमको मिल ही नहीं पा रहा है, वो इंसान हमारे से टच ही नहीं हो पा रहा है। यानी आपके नाम पर लोग पैसा लोगों ने पहले ही, यानी जो लोगों ने एनजीओ बनाया, जो लोगों ने वहां से मदद ली, वो पहले ही उन्होंने इस तरह कर लिया, तो उन लोगों को हमारी ओरिजिनलिटी आज तक खबर ही नहीं है। उन लोगों ने जो हमारा पिक्चर, जो एनजीओ ने बताया, जो इस तरह के ये लोग सही है, ये है, जो जिस तरह पिक्चराइज किया वो चल रहा है अभी तक, तो वो लोग मदद किस तरह करेंगे? हमारे पास आएंगे, हमको मिलेंगे, हमारी हालत देखेंगे, किस तरह के दौर में हम गुजर रहे हैं, किस तरह से हम यहाँ पर कई लोग हैं जो बेचारे खुद का मकान छोड़ करके किराए के मकान में वो मर गए। अच्छा, दूसरा खुद के मकान की आशा करने में। दूसरा, तीस्ता सतलवाड़ ने आपके लिए एक आवाज उठाई, लेकिन उसके बाद तीस्ता को भी जेल में डाल दिया गया, और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए। आखिर में चाहूंगा आप ये तमाम जो कानूनी क्रिया प्रणाली, सिस्टम, प्रशासन, सरकारें, क्या कहेंगे आप आखिर में? मुझे बताइए। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो भी सिस्टम है, जो अगर मानते हैं कि संविधान है और संविधान के ऊपर चलना है, तो संविधान को तो ये लोग खत्म करने की बात कर रहे हैं। संविधान पे तो चलने वाली बात ही नहीं है, और सिस्टम में तो कई लोग करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पाएंगे, और ये होने नहीं देंगे। वो सिस्टम में से लोगों को लाके बिठा दिया गया है, बिठा दिया, इनका मंसूबा ही हो रहा है सिस्टम में। ऐसी जगह पूर्व जस्टिस ने बात कही है कि सरकार न्यायपालिकाओं में ऐसे जजिस और ऐसे हर जगह लोग चाहती है कि ना माने और उसे कहने के मुताबिक। हाँ, वो आप देख सकते हो, जैसे गुलबर्ग केस हुआ, दूसरा केस हुआ नरोड़ा पाटिया का, नरोड़ा गांव का अभी तक चुकादा नहीं आया, नरोड़ा पाटिया का। यहाँ पर कि ये जो चीजें की थी, जिन्होंने जो कोर्ट के अंदर मामले चले, क्या इस मामले में किसी को सजा भी हुई, या सजा होने के बाद कहाँ है वो लोग आज? सजा तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि 24 आरोपियों को सजा दी, उसमें से 11 को आजीवन दी। आजीवन किसको बोलते? पहले तो मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि आजीवन कारावास का मतलब क्या। उसको बेल होनी चाहिए, जिसको आजीवन सजा उसको बेल अगर मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। तो 11 लोग को आजीवन दी, वो भी जामीन। आरोप लगते हैं वो सही है कि एक खास समुदाय के लोगों को, मुसलमानों को, जैसे मान लीजिए बम धमाकों के आरोप थे हरिन पंड्या के मामले में, जिनको जमानत दे दी गई, उसके बाद में दोबारा उनको कोर्ट ने कहा कि नहीं आप सरेंडर कर दो, दोबारा उनको जेलों में डाल दिया गया। जबकि दूसरी तरफ नरोड़ा पाटिया की माया कोडनानी वगैरह के मामले, बाबू बजरंगी, दूसरे और भी जो लोग थे, तकरीबन सभी लोग जमानत पे बाहर आ गए। हाँ, सभी लोग बाहर है।
तो बाबू बजरंगी का जो स्टिंग आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी हमको बचाने में लगे हुए हैं, तो ये तमाम चीजें सही नजर आ रही हाँ हाँ सही, वो तो सही नजर आएगी ना, आप देख ही सकते हो, सही नजर आएगी। यहाँ के जितने भी थे सब आरोपी बाहर घूम रहे। आज गोधरा कांड के आरोपी आपको पता, मुझे तो पता नहीं है अंदर है कि बाहर है, शायद अंदर ही होंगे। अच्छा, आखिरी सवाल कि आप जो अभी जो देश का माहौल देख रहे हैं, लोग काफी जो युवा है देश का, उसके जहन में काफी नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, काफी नफरत की आग में जल रहा है युवा, है ना। जब देखो बहुत ही यानी वो क्या असहिष्णु हो चुका है युवा, किसी को भी मार देना, धर्म के नाम पर तमाम चीजें कर देना। तो आप ऐसे युवा को, देश के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते देखो, ऐसे देश के युवाओं को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप जो नफरत की जो आग ये लोग भड़का रहे, जो जहर घोल रहे, तो आप उससे बचो। आप मुस्लिमों के पास आओ, जो ऐसे जहर की बात करता है तो हमारे पास आओ, हमारे से मिलो, हमारी बात जानो। हम आपको हमारी मस्जिदों में भी बुलाते, कहीं हमने भी, हमारे दोस्त थे उन्होंने प्रोग्राम रखे थे, आओ, हम कोई ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं बताते, हम तो एक संदेश भेजना, शांति का संदेश भेजना चाहते कि भाई हम इंसान है, अच्छे के लिए अच्छे काम करो। किसी को, पड़ोसी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये बताया कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे से परेशान नहीं होना चाहिए। तो हम तो वो कौम है, इस्लाम वो चाहता है, अमन पसंद चाहता है, हम थोड़ी। और ये जो युवान जो है जिनको भड़काते, जो ऐसे युवानों को भड़काते जिनके अंदर एजुकेशन की कमी है, जो पिछड़ा वर्ग है, बेरोजगार है, और धर्म के नाम पे ये उकसाते हैं जबकि इन्होंने कुछ किया नहीं है, बहुत सारा झूठ फैलाया है कि इस तरह। और आप देख सकते हो कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, मैं एक चीज़ और बयान करना चाहूँगा, फिल्म इंडस्ट्रीज में आपने कई पिक्चर मैंने देखे, कई देखे, मद्रासी पिक्चर अभी ज़्यादा आ रहे, इंडियन पिक्चर, ये वो साउथ के इसके पूरे पिक्चर आ रहे, तो उसमें एक चीज़ आपने गौर करी होगी, लगातार आतंकवादी वो ये बचा रहा है। ये स्टोरी ऐसी होती है कि लोगों के जहन में आवे, लोगों के जहन के अंदर वो स्टोरी आवे कि मुस्लिम दाढ़ी वाला, इतनी बड़ी दाढ़ी, तस्बीह, टोपी पहना हुआ है और पठानी, और उसको आतंकवादी मिसाइल लेकर जा रहा है। मेंटालिटी ऐसी, यानी वो पिक्चर बनाते, क्रिएट किया जाता है, अब वो जहन में क्रिएट किया जाता है, बार बार क्रिएट किया जाता है। तो आज वो कोई भी बच्चा है वो देखेगा, दाढ़ी वाले को देखेगा कि वो दाढ़ी वाला तो आतंकवादी है, उसके हाथ में तो AK-47 है, उसके हाथ में तो लॉन्चर है, वो ये पाकिस्तानी है, ये उसका माइंड, वो बचपन से वो चीजें चलती आ रही है। तो मैं मानता हूँ आधातर तो पूरा जो 75-60-75% है ना, जो ये बॉलीवुड जो काम करता है ना, जो फिल्म राइज करता है, जिस तरह से नफरत की जो आंधी चलाता है ना, कश्मीर फाइल चलाई, उसके पहले कि आप कई पिक्चरें देख लो, सनी देओल की कई पिक्चरें आई, गदर आई, ये आई, वो आई, इधर गया उधर गया, ये करा वो करा, 50 लोगों को मार दिया। फिल्में ऐसी बनती है कि समाज दो धड़ों में तो उसमें यानी ये इनका ये लगभग ये लगता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज भी मिली हुई है, ये बड़ा एजेंडा है। तो लोगों को वही चीज, अभी पठान पिक्चर आई है, मैंने तो देखी नहीं है, पठान, अरे क्या है पठान, बहुत मुद्दे हैं साले, बहुत सारे मुद्दे। अब वो किसी को पिक्चर नहीं देखनी, मुद्दा तैयार करना है। मुद्दे तो कितने सारे, जरा से के अंदर मुद्दे उठ जाते हैं। तो बस यही पब्लिक, जवान युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि अपना भविष्य देखो, अपने कहाँ पर है, हम कहाँ पर है, हमारा एजुकेशन कहाँ पर है, हम बेरोजगार है, हमारे को नौकरी नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ पे पीछे हट करनी चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ये वो युवान को सोचना है। अगर वो एक बार आंदोलन करेगा तो उसको कितना भुगतने का आएगा वो उसको पता नहीं है। वो हम भुगत रहे, और वो जिन्होंने कांड किया है वो आज तक भुगत रहे, भले बाहर है फिर भी वो भुगत रहे, और आज हम भुगत रहे, तो क्या होता है। तो ये 20 साल का अरसा, तो मैं वो युवानों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चीज करो तो किसी के बहकावे में आकर मत करो, जो इंसानियत, कुछ दिमाग चलाओ अपना कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, किस कौम के साथ करने जा रहे हैं। ठीक है इम्तियाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत सारी बातें इम्तियाज ने बताई, ये तमाम चीज़ें एक बार फिर से ताज़ा हो जाती है क्योंकि कई सवाल उठते रहते हैं। और दूसरा जो इम्तियाज ने बताया कि एक प्रोग्राम चल रहा है कि मस्जिदों में आओ और आप जानो इस्लाम क्या चीज़ है। अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि आप खुद जानें कि इस्लाम है क्या, किसी के बहकावे में आके नफरत न करें, क्योंकि बदनाम क्या जैसे इम्तियाज ने बताया कि बदनाम क्या जा रहा है कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, तमाम चीजें। लेकिन हकीकत आप देखें पूरी दुनिया के अंदर इराक, ईरान, सीरिया, अब बहुत सी चीजें उठा ले, अफगानिस्तान,
इंडिया की भी आप बात कर लें, भारत की, हर जगह पर आतंकवाद के नाम पर सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए हैं, दंगों के नाम पर ही मुसलमान मारे गए हैं। ले देकर एक कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा कि मुसलमानों ने ऐसा किया, लेकिन उस वक्त सरकारें किसकी थी, उस वक्त क्या कुछ हुआ था, कौन गवर्नर थे, किसने कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकलने का कहा था, ये तमाम चीजें देश के युवाओं को खुद समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि भाईचारा ही सब कुछ है, हमारी जो पूंजी है, हमारी संपत्ति है, वो सब कुछ भाईचारा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये वीरान सोसाइटी है, ये वीरान घर इस बात के गवाह हैं कि नफरतें सिर्फ ऐसी वीरानियत दे सकती है, वीरानी दे सकती है और परेशानी दे सकती है, इसके अलावा नफरत आपको और कुछ भी नहीं देगी।